हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप भी बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ से संबंधित सारी बातों की जानकारी देंगे कि आप बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं, वहां कहां रुकें, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और यदि आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, बद्रीनाथ में हम और कहां कहां घूम सकते हैं, और बद्रीनाथ धाम हमें कब जाना चाहिए, और वहां जाने के लिए हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक करके हम सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित हिमालय में बहने वाली अलकनंदा नदी के तट के समीप स्थित है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित सबसे प्रमुख हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म में किए जाने वाले सबसे पवित्र 4 धामों में से एक धाम भी है। इन 4 धाम मंदिरों के लिए कहा जाता है कि भारत में और विश्व में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बद्रीनाथ धाम बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको आना होगा हरिद्वार या फिर योगनगरी ऋषिकेश। इन दोनों जगह से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार व योगनगरी ऋषिकेश मुख्य रूप से रेल लाइन व परिवहन मार्ग से पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। वैसे योगनगरी ऋषिकेश के लिए बहुत कम ट्रेन चलती हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए मुख्य रूप से सभी शहरों से सीधी ट्रेन चलती हैं, तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार तक आसानी से आ सकते हैं अपने शहर या फिर राज्य से। फ्रेंड्स, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको आगे का सफ़र बाई रोड ही तय करना होगा। फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी करीब 316 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है, और योगनगरी ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी करीब 290 किलोमीटर पड़ जाती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ऋषिकेश या फिर हरिद्वार तक आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा बाय फ्लाइट करना चाहते हैं तो आपको आना होगा देहरादून एयरपोर्ट, और देहरादून एयरपोर्ट आने के बाद आपको आगे का सफ़र बाय रोड ही तय करना होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू करिए। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि हरिद्वार पहुंचने के बाद हम बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचें। फ्रेंड्स, आप हरिद्वार पहुँचने के बाद 2 तरीके से बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बस का, जो काफ़ी सस्ता भी है, और हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए काफ़ी बसेस चलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमें बस का टिकट कैसे लेना है और ये टिकट हमें कितने का पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई हैं। वहां से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार के बस स्टैंड पर जाकर भी बद्रीनाथ के लिए टिकट ले सकते हैं। ये टिकट आपको करीब 500 से 600 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप ये टिकट ऑनलाइन बुक कराते हैं तो आपको ये टिकट करीब 700 से 800 रुपये के बीच में पड़ेगा, लेकिन इसके द्वारा आपको अपनी मनपसंद सीट मिल जाएगी। जो भी सीट आप लेना चाहते हैं उसको आप ऑनलाइन बुक करके ले सकते हैं। वहीं अगर आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप जोशीमठ जा सकते हैं, और हरिद्वार से जोशीमठ के लिए सारे दिन बस की सुविधा आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जोशीमठ पहुंचने के बाद आप एक रात वहां पर रुकिए और सुबह के लिए बद्रीनाथ के लिए निकल जाइए। आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए शेयरिंग कैब या फिर टैक्सी मिल जाएगी, जो आपसे करीब 100 से 150 रुपये चार्ज करेगी और आपको बद्रीनाथ तक छोड़ देगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए जो बसेस चलती हैं वो शाम के समय अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए रात के समय वहाँ पर कोई बस या फिर टैक्सी वगैरह नहीं जाती है, उन पर पूरी तरह से रोक है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप घबराएं नहीं, आप जोशीमठ आए और जोशीमठ से आसानी से आप बद्रीनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप देहरादून से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून से सुबह 4 बजे से शाम के 6 बजे तक 3 से 4 बसेस मिल जाएंगी, जो आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक छोड़ देंगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ प्राइवेट टैक्सी के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। टैक्सी वाला आपसे करीब 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करेगा और आपको राउंड ट्रिप में बद्रीनाथ के दर्शन कराएगा। ये आपको पहले दिन बद्रीनाथ धाम लेकर जाएंगे, तो आप पहले दिन बद्रीनाथ धाम को विजिट करिए, वहाँ पर जो भी आसपास जगह है उनको विजिट करिए और दूसरे दिन आपको माना गाँव में विजिट कराएगा और दूसरे दिन शाम को ये टैक्सी वाला आपको हरिद्वार ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आसानी से हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बद्रीनाथ धाम पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम में हमें रुकना कहाँ है। तो फ्रेंड्स, बद्रीनाथ में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है आश्रम, जो कि काफ़ी सस्ता भी है। यहाँ पर आपसे 100 से 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे और आपको 24 घंटे ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है GMVM का गेस्ट हाउस। GMVM का मतलब है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड सरकार का गेस्ट हाउस है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डोरमेट्री मिलेगी, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बने हुए प्राइवेट होटल्स। फ्रेंड्स, आपको बद्रीनाथ के आसपास ढेर सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपसे 800 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे 24 घंटे के लिए। वहीं अगर आप यहाँ पर पीक सीजन में आते हैं तो आपसे यहाँ पर एक रूम के करीब 2000 से 3000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप तीनों ऑप्शन में से किसी भी जगह अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं कि बद्रीनाथ में हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन हर तरह का खाना देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बद्रीनाथ में खाने पीने की आपको ढेर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं अगर थाली सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पर 80 से 150 रुपये एक थाली की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई खाने पीने और रुकने की बात। अब बात करते हैं कि हमें बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कैसे करने हैं। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर बने हुए तप्त कुंड में स्नान करना है। इस तप्त कुंड का पानी थोड़ा गर्म होता है, तो आप स्नान करने से पहले देख लीजिए कि आपको ये पानी सहन हो पाता है कि नहीं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुंड में स्नान करने के बाद अब हम बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगना होगा, पर लाइन में लगने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बद्रीनाथ मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का फ़ोन या फिर कैमरा लेकर नहीं जाना है। आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे में लाइन में लगने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पीक सीजन में आते हैं तो यहीं आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप यहाँ पर बद्री विशाल का नारा लगाते हुए भगवान विष्णु के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे आपको यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, नर और नारायण के मंदिर देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर गणेश जी के भी मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कई देवी और देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर सभी के दर्शन करिए और अपनी मनोकामना मांगिए और उसके बाद मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बद्रीनाथ मंदिर के नीचे बना हुआ है तप्त कुंड और तप्त कुंड के पास में ही बना है ब्रह्म कपाल। कहते हैं कि यहाँ पर अपने पितरों या फिर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आपको यहाँ पर कई सारे पंडा या फिर पंडित मिलेंगे, तो उनके द्वारा आप अपने पूर्वजों का यहाँ पर पिंडदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे माना गांव। माना गांव के बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट इंडियन विलेज है और यहाँ से इंडिया और चाइना का बॉर्डर लग जाता है। तो माना भारत का वो आखिरी गाँव है जहाँ पर आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। बद्रीनाथ से माना गांव जाने के लिए आपको कई सारी टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपसे करीब 500 से 600 रुपये चार्ज करेंगे। ये टैक्सी वाले आपको माना गांव घुमाएंगे और माना गांव घुमाने के बाद आपको वापस बद्रीनाथ ड्रॉप कर देंगे। माना गांव से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो करीब 3 किलोमीटर है और समुद्र तल से माना गांव की जो ऊंचाई है वो करीब 10,135 फीट है। फ्रेंड्स, माना गांव पहुंचने के बाद अब बात करते हैं कि माना गांव में हमें कहां कहां घूमना है। तो फ्रेंड्स, माना गांव पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर जाना है गणेश गुफा में, जो कि पुराण और महाभारत का लेखन स्थल कहलाता है। गणेश गुफा में बैठकर ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, जो कि वेद व्यास जी उनसे कहते गए और गणेश जी लिखते गए।
फ्रेंड्स आपको यहाँ पर परिक्रमा स्थल भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वो गुफा भी देखने को मिलेगी जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी। फ्रेंड्स यहीं से आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा देखने को मिलेगी। ये गुफा करीब 5326 साल पुरानी है, तो आप यहाँ पर जाकर इस गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर ही वेद व्यास जी ने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। ये व्यास गुफा नर और नारायण 2 पर्वतों के बीच में बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद जरूर लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर भारत की आखिरी चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंडियाज लास्ट टी शॉप, तो आप यहाँ पर आकर चाय की चुस्की ज़रूर लीजिएगा ताकि आप किसी को बता सकें कि आपने भारत के आखिरी गांव से चाय पी है। फ्रेंड्स इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद अब हम अगले स्थान की ओर जाएंगे जो कि है भीम पुल। यहाँ से आधे किलोमीटर नीचे की ओर जाएंगे तो हमें भीम पुल देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से होते हुए यमलोक जा रहे थे तब यहाँ पर सरस्वती नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, इसीलिए भीम ने एक पर्वत उठाकर नदी के ठीक बीचों बीच रख दिया था और इसी से आगे होते हुए वो यमलोक की तरफ गए थे। तो ये सारी चीज़ें भीम के द्वारा की गई थी, इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रख दिया गया। और भीम पुल के पास में ही सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो आप उनके भी दर्शन करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप भीम पुल और सरस्वती नदी का दृश्य भी देख सकते हैं और यही सरस्वती नदी आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अगले स्थान की बात करें तो वो है भगवान विष्णु की चरण पादुका। फ्रेंड्स बद्रीनाथ से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत पर चढ़ाई कर आपको विष्णु जी की चरण पादुका के दर्शन होंगे। इस जगह के संबंध में कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु धरती लोक पर आए थे तो उन्होंने अपना पहला पैर यहीं पर रखा था। तो फ्रेंड्स यही वह स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे, तो आप यहां पर आकर भगवान विष्णु की चरण पादुका के दर्शन अवश्य करिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई बद्रीनाथ धाम में घूमने की बात। अब बात करते हैं कि हमें बद्रीनाथ धाम कब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो है सितंबर से अक्टूबर के बीच का। आप सितंबर से अक्टूबर के बीच कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मई जून में आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मई और जून छुट्टियों का समय होता है, इसी कारण यहाँ पर इस समय टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अगस्त में आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी और बारिश की वजह से आप यहाँ पर जो है बद्रीनाथ की यात्रा को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच का। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा के दौरान हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर केवल बद्रीनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा एक व्यक्ति का। और इसमें मैंने आपके किसी भी तरह की ट्रेन या फिर फ्लाइट के टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। तो आपका यहाँ पर 3 से 4 दिन रुकने का पर पर्सन 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था बद्रीनाथ धाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।